हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आइकन एजुकेशन। आई वेलकम यू ऑल टू आवर सीरीज एनसीईआरटी आंदोलन, जिसमें हम कवर करेंगे क्लास 6 से 12 तक की सभी एनसीईआरटीज। ठीक है, जो भी यूपीएससी से रिलेवेंट एनसीईआरटीज होंगी, ओल्ड एनसीईआरटीज लाइक सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, आर एस शर्मा, न्यू एनसीईआरटीज सभी 6 to 12 सभी। इसके अलावा जो हमारी तमिलनाडु बोर्ड्स की बुक्स होंगी वो, और जो भी अदर रिलेवेंट बुक्स होंगी लाइक अर्जुन देव। ठीक है, हम सारी कुछ कवर करेंगे। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास सेवन्थ की, क्लास सेवन्थ की पॉलिटी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी को। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आइकन एजुकेशन। टीम स्टडी आईक्यू लेकर आई है एक फ्री इनिशिएटिव, जिसमें हम कवर करेंगे क्लास 6 से 12 तक की सभी एनसीईआरटीज फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी यूट्यूब पर। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई डिटेल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को स्टडी आइकन एजुकेशंस, और एंड में जेड लगाना मत भूलना, स्टडी आइकन एजुकेशंस को विजिट कर सकते हो। इसके अलावा हमारा अपना एक ग्रुप भी है जिसमें सभी स्टूडेंट्स आपस में डाउट्स रखते हैं। पीयर ग्रुप है हमारा एक, यूपीएससी डिस्कशन। ठीक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और हमारी पिछली प्लेलिस्ट देखने के लिए ना आप हमारा चैनल विजिट कर लेना, हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है इसके ऊपर। ठीक है, आप वो देख लेना। क्लास 7th की ये रही, फिर क्लास 6th की ये रही, तो सारी बनी हुई है। और अगर हम एक फ्री इनिशिएटिव लेके आए ना, तो हम बदले में एक्सपेक्ट करते हैं कि यार आप हमें सपोर्ट करोगे, है ना। तो एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, स्टडी आइकन एजुकेशन को, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, या फिर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ओके, नाउ मैं आपको पहले थोड़ा सा बुक के साथ फैमिलियर करा देता हूँ। फर्स्ट टाइम हम ये बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो टोटल हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं इसमें, देखा जाए तो। अब देखो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 9, दोनों ही चैप्टर इक्वालिटी पर बेस्ड है ना। इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या था हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, क्लास 6 में। अगर नहीं देखी है तो एक बार जाकर देख लो, कंफ्यूज मत हो ना, देख लेना। हमने क्या एक चैप्टर पढ़ा था गवर्नमेंट के यूनिट में। पहला था व्हाट इज गवर्नमेंट, और दूसरा था की एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। याद आया है ना। की एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट में हमने क्या पढ़ा था, पीपल्स पार्टिसिपेशन हमने पढ़ा था, है ना। और इसमें ही हमने लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था, इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो उसी को, जो की एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट का वो पॉइंट था ना, उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए ये चैप्टर है इक्वालिटी। और इससे ही जुड़ा हुआ चैप्टर है स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। बट हम इसको साथ नहीं पढ़ेंगे, भले ही जुड़े हुए चैप्टर्स हैं, बट हम साथ में नहीं पढ़ेंगे इनको। अगर एनसीईआरटी ने सीरीज, अगर ये एक एल्गोरिदम, ये क्रोनोलॉजी दी है, तो वो कुछ सोच के दी होगी ना क्रोनोलॉजी। तो इसलिए हम ये बाद में ही पढ़ेंगे चैप्टर को, और मैं तभी रीजन बताऊंगा कि हमने क्यों अलग अलग पढ़ा 9th चैप्टर में ही, है ना। तो हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इक्वालिटी पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, 2 चैप्टर है स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो, अगर आपने पढ़ा है ना तो आपको याद होगा, अगर आपने 6th क्लास को अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद होगा कि हमने गवर्नमेंट्स के लेवल के बारे में बात किया था। तो उसमें एक हमने पूरी यूनिट पढ़ी थी लोकल लेवल गवर्नमेंट के बारे में, है ना। उससे ऊपर आता है स्टेट लेवल और फिर नेशनल लेवल। मैं काफ़ी बार ये बता चुका हूँ, ये इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना। और इसी वजह से इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है। तो हमने थोरोली तो लोकल लेवल को पढ़ लिया था, है ना। किसमें, 6th क्लास में। 7th क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेट लेवल को थोरोली, और 8th में हम पढ़ेंगे नेशनल लेवल को। तो ये पूरी यूनिट क्या दिखाती है, ये पूरी यूनिट दिखाती है स्टेट लेवल को। स्टेट लेवल के बाद हमारे पास है जेंडर को। ठीक है, जेंडर के 2 चैप्टर बहुत ही बढ़िया चैप्टर हैं, बहुत ही अच्छी और इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं 2-3 तो, है ना। फिर आते हैं मीडिया पे, एक चैप्टर है सिंपल सा इजी सा चैप्टर है, मार्केट अराउंड अस है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और फिर फाइनली इक्वालिटी के साथ हम हमारा ये बुक कंप्लीट करेंगे। एक चैप्टर के लिए एक पूरी वीडियो होगी, लाइव होगी सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे यूट्यूब पर ही। क्लास का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पर दोनों जगह मिल जाएगा, वरना आप चाहो तो हमारे चैनल विजिट करके भी देख सकते हो। नाउ बढ़ते हैं आज के चैप्टर पे, ऑन इक्वालिटी। अब देखो चैप्टर का नाम ऑन इक्वालिटी है। पहले तो मैं इक्वालिटी की डेफिनेशन आपको क्लियर कर दूं। सो अकॉर्डिंग टू गूगल, इक्वालिटी, इट इज अ सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज सेम राइट्स एंड एडवांटेजेस। ठीक है, अब एडवांटेज तक ना पहुंच के सेम राइट्स तक की बात करते हैं। द सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज सेम राइट। हम इसको और क्लियर कर सकते हैं, दैट इज अ सिचुएशन इन विच एवरीवन इज सेम, एवरीवन इज इक्वल, एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वल। मतलब किसी भी टाइप की पार्शियलिटी ना हो। ठीक है, उसको, वो सिचुएशन क्या होती है, वो सिचुएशन ही कहलाती है इक्वालिटी की सिचुएशन। अब जैसे
अब वोटिंग में ही देख लो, है ना। तो वोटिंग में क्या था, एक टाइम पर विमेंस के पास वोटिंग राइट नहीं था, और सिर्फ विमेंस के पास ही नहीं, वोटिंग में तो काफी ज्यादा चक्कर चला है। विमेन, पुअर, लैंडलेस, ये जो कम्युनिटीज होती थी, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते थे। हाँ, आप सही कह रहे हो, जो विमेन्स हैं, जो पुअर्स हैं, और जो कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, इलिटरेट्स, जिनके पास जमीन नहीं है अपनी। अब इलिटरेट्स क्यों हो सकते हैं, क्योंकि वो पुअर है पैदाइशी, ठीक है। लैंडलेस कौन हो सकता है, जो पुअर है पैदाइशी, है ना। और विमेन्स है, ठीक है। तो ये लोग क्या, इनके पास वोटिंग राइट्स ही नहीं होता था। आप अब सोचो ना, आज के जमाने में ऐसा हो जाए तो पता नहीं कहां से क्या हो जाए, बट एक टाइम पर ऐसा था। तो वोट कौन दे सकते थे, मेंस दे सकते थे, वो भी रिच, जिनके पास लैंड हो और जो एडुकेटेड हो, ये लोग ही सिर्फ और सिर्फ वोट दे सकते थे एक टाइम पर। इससे होता क्या था, इससे अनइक्वालिटी बढ़ा करती थी। क्या बढ़ती थी, अनइक्वालिटी। कैसे भाई, जब पुअर्स, विमेन्स, ठीक है, लैंडलेस और अनएडुकेटेड, ये लोग जब वोट्स ही नहीं दे पाएंगे, तो जो पॉलिटिशियन होगा, जो भी वहां रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा, अगर ये वोट ही नहीं देंगे, तो वो इनके बारे में सोचेगा ही नहीं। वो जब भी पावर में आएगा, तो वो इन्हीं उन किसके लिए काम करेगा, वो मेंस के लिए काम करेगा, है ना। जो पढ़े लिखे होंगे, एडुकेटेड होंगे, उनके लिए काम करेगा, उन्हीं के लिए तो काम करेगा, क्योंकि इसको डर ही नहीं होगा। अब क्या होता है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी में ना, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो लोग पावर में होते हैं, उनको डर होता है कि भैया अगले 5 साल बाद ना हम इस पावर में आ नहीं पाएंगे, अगर हमने तमीज से काम नहीं करा, हर कम्युनिटी को खुश नहीं रखा ना, तो हम अगली बार पावर में नहीं आ पाएंगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो देखती हैं कि भाई 80% तो ये लोग हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी है, अब जैसे हिंदू है तो 80% तो हिंदू हैं, तो हिंदू को ही फेवर में रखते हैं। कुछ कम्युनिटी देखती हैं कि हम सपोज इस स्टेट में हैं, तो इस स्टेट में तो मेजोरिटी पर मुस्लिम्स हैं, तो हम सिर्फ इनको देखते हैं। तो वहां पर ये क्या होता है, ये सिचुएशन क्रिएट करता है इनइक्वालिटी की, एंड दिस इज रॉन्ग फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एक की एलिमेंट है क्या, इन इक्वालिटी एंड जस्टिस, और इक्वालिटी और जस्टिस विल गो हैंड इन हैंड। हमेशा इस बात को याद रखना, इक्वालिटी और जस्टिस दोनों एक साथ ही चलते हैं। बिना जस्टिस के, बिना इक्वालिटी के आप जस्टिस नहीं कर सकते किसी के साथ भी ना। वापस आते हैं अपने चैप्टर पे, है ना, शुरुआत करेंगे। अब जैसे एनसीईआरटी की आदत है, हर चीज को, हर चैप्टर को, हर टॉपिक को एक स्टोरी की तरह समझाने की, है ना। हर हर चीज को एक स्टोरी से समझाती हैं। तो इसमें भी स्टोरी दी है कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता की, ठीक है। ये कांता है आगे वाली, और पीछे वाली सुजाता है। तो स्टोरी में है क्या और शुरुआत कैसे करी है, तो देखो ये लाइन है। अब देखो, मेरी बुक वो पीडीएफ के फॉर्म में है ना, तो इसलिए मेरे पास एक सिंगल पेज खुलता है। अगर आप भी पीडीएफ की फॉर्म में पढ़ रहे हो तो ठीक है, मतलब आप इस तरीके से देख सकते हो। मैंने ना स्क्रीन स्प्लिट कर रखी है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में ये एक पेज है और ये दूसरा पेज है, तो इसकी वजह से ना ये पूरी लाइन एक साथ आ रही है, ये जो पूरी कतार है ना, ये एक साथ दिखाई दे रही है। बट ये थोड़ा सा यहाँ पर मेरे डिसएडवांटेज था मेरे पास, इसलिए मैंने स्प्लिट कर दी स्क्रीन। ये एक्चुअली ना अलग अलग पेजेस पे आ रही हैं फोटोज, बट ये है पूरी की पूरी एक ही लाइन, यहां से यहां तक, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ध्यान दो। इसमें कांता खड़ी है, यहाँ सुजाता खड़ी है, दोनों फ्रेंड्स खड़ी हैं। इनके साथ साथ और कौन कौन खड़ा है, एक टीचर खड़ी है सबसे आगे, उसके साथ ट्रेडर है, ठीक है। ये एक ही फैमिली से है भले ही, बट ये टीचर है, ये ट्रेडर है, एक बिजनेसमैन है। यहाँ पे एक स्टूडेंट भी खड़ा है, ठीक है। ये दोनों डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स क्या होती हैं, जो मेड्स होते हैं, जो बर्तन साफ करते हैं, जो झाड़ू पोछा करते हैं, है ना। ये डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, आपके स्कूल कॉलेजेस में भी होंगे, तो ये वो होते हैं। इसके बाद आते हैं एक आर्टिशियन, ठीक है, और एक हाउसवाइफ है, शायद ये दोनों भी साथ में आए हैं, है ना। इसके बाद एक कंसल्टेंट है और एक गवर्नमेंट ऑफिसर है ना, ये दोनों भी शायद साथ में है। फिर एक मीडिया पर्सन है और एक अनएम्प्लॉयड बंदा है, और फिर एक खड़ा है एंड में एक इंडस्ट्रियलिस्ट, अशोक जैन। तो एक बात बताओ, क्या ये कौन सी सिचुएशन हो सकती है, ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिसमें मेड्स भी साथ खड़ी हैं और एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी साथ खड़ा है। आप में से कोई बता सकता है वो कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें हम सो कॉल्ड काम वाली, जिसको हम काम वाली कहते हैं, वो भी सेम लाइन में है, और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी सेम लाइन में है। ये सिचुएशन कौन सी है, ये सिचुएशन है इलेक्शन डे, ठीक है। ये सब वोट देने के लिए साथ में खड़े हैं। तो यहां पे क्या दिखता है हमें, अब देखो ये जो स्टोरी है ना, ये पूरी आयरनी बेस्ड स्टोरी है, याद रखना। अब मैं स्क्रीन को सिंगल कर लेता हूं, तो इस स्टोरी में ना एक आयरनी है ना, एक
काफ़ी बड़ा एंड में सरप्राइज है। अब देखो आयरनी बेसिकली है ये पॉइंट है क्या, देखो अब यहाँ पे ये सब लाइन में खड़े थे है ना, तो ये खड़े थे, ये वोटिंग के लिए खड़े थे, जो हमें दिखाता है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है ना उसमें कितना ज़्यादा इक्वालिटी है, उसमें कॉन्सेप्ट है किस चीज़ का, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। बट क्या ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है? ठीक है, हमने देखा ये खड़े थे और ये रियलिटी में भी खड़े होंगे जब यहाँ पर एक अनएम्प्लॉयड और एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट साथ खड़े हो सकते हैं, है ना, ये एक्चुअल में होगा भी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया प्रमोट सेक्युलरिज्म एंड इक्वलिटी। बट क्या ये हर सिचुएशन में होता है? तो यही स्टोरी यही दिखाती है, इसी चीज को दर्शाती है। तो शुरुआत करेंगे, यहां पर होता क्या है, कांता है, ठीक है, सुजाता है, ये दोनों बात कर रही हैं, कह रही है अरे देखो देखो हमारा जो देश है वो सिटीजन्स को लेकर कितना इक्वल है ना, इज इन गुड सुजाता दैट वी ऑल कैन वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आर कंट्री। मतलब पीछे इंडस्ट्रियलिस्ट साहब खड़े हैं यहाँ मैं खड़ी हूँ, हम दोनों ही वोट कर पा रहे हैं, इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस। तो कितना अच्छा है ना। उसके बाद ये दिखाते हैं, पहली चीज तो ये पॉइंट दर्शाया गया है, ठीक है, याद रखना पूरा चैप्टर हम इसी बिहाफ पे पढ़ेंगे। दूसरा दिखाया है कि जब वो वोट देने जाती है तो वो क्या देखती है वोट देते हुए, दैट आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। मतलब जो कैंडिडेट, जो भी इलेक्शन में खड़ा है कैंडिडेट, उम्मीदवार, ठीक है, कैंडिडेट जो उम्मीदवार खड़ा है मैं उसको वोट दूंगी जो हमारे यहां पाइप्ड वाटर लेके आएगा। एक ये चीज, ठीक है, इन दो पॉइंट्स को भी याद रखना। अब होता क्या है देखो, मैंने दोनों पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, एक तो इक्वालिटी दिखा रहे हैं इसमें, और दूसरा डेमोक्रेसी को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये किस तरीके से माइंडसेट होता है ना डेमोक्रेसी में। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो तो चले जाते हैं जैन साहब वगैरह, अब इसके बाद ये घर वापस जाती है अपने, तो ये देखती है इसकी ना बेटी बीमार है, इसकी बेटी बीमार है, और फिर वो अपनी सोसाइटी को देखती है। यहां पे आता है फैक्टर ये वाला, इक्वालिटी वाला। अब देखो इसकी बेटी बीमार है, ठीक है, हम मानते हैं कि इसकी बेटी बीमार है, पर वो क्यों है, वो है गंदगी की वजह से, क्लीनलीनेस सोसाइटी में ना होने की वजह से उसकी बेटी बीमार है। और सिर्फ उसकी बेटी नहीं, सोसाइटी के काफ़ी लोग बीमार हैं उनकी, और सोसाइटी तो उनकी कुछ है ही नहीं, हम तो उसको लोकेलिटी कहेंगे, है ना, सोसाइटी तो कह भी नहीं सकते, इतनी गंदी होगी वो। क्यों? क्योंकि ये लोग पुअर हैं, ये लोग लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, इसलिए म्यूनसिपैलिटी ने ना इनके यहाँ पे उतनी क्लीनलीनेस नहीं करी है जितनी रिच सोसाइटी के लिए करी है। अब एक्चुअली ये होता है, हम बात तो कर रहे हैं कि इक्वालिटी है, बट इक्वालिटी कहाँ तक है आज भी हमारे यहाँ पर। आप देखो तो एक मैं स्टोरी आपको बताता हूँ, एक रोड थी, है ना, जिसमें एक तरफ तो रहते थे मिडिल क्लास लोग, है ना, मिडिल क्लास लोग रहते थे, और एक तरफ रहते थे रिच लोग, मतलब अपर क्लास के लोग या फिर रिच सोसाइटी के लोग। अब यह होता क्या था, इनइक्वालिटी कैसे थी, तो जैसे कूड़े वाला आया करता था इनके यहाँ, तो कूड़े वाला इस रोड से जाता था, है ना, इस रोड से, तो वो इनकी सोसाइटी में तो अंदर आता था, हर गली में आता था, हर घर से कूड़ा लेके जाता था, है ना। बट जो पुअर सोसाइटी वाले लोग थे, जो पुअर लोकेलिटी के लोग थे, उनके यहाँ अंदर नहीं आता था, वो बाहर से बाहर, इनकी गली के बाहर आता था, बस यहाँ पर ये उसने स्टॉप्स बना रखे थे अपने, यहाँ आता था और यहीं से चला जाता था, ठीक है, कहता था कि अंदर अब तुम यहाँ भी रह रहे हो ना, तो तुम्हें यहाँ से डस्टबिन कैरी करके यहाँ लाना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी थी। अब उसके बाद लोगों ने क्या किया, आप जानते हो की एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट में जब हम बात करते हैं ना, की एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, तो एक वहां पर पॉइंट आता है पीपल्स पार्टिसिपेशन, ठीक है, अभी मैंने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया था, पीपल्स पार्टिसिपेशन, ये क्या कॉन्सेप्ट है, देखो पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी में किस किस तरीके से कर सकते हैं, और डेमोक्रेसी तभी बनी रहेगी, तभी सरवाइव करेगी किसी भी देश में, जब वहां के जो पीपल्स होंगे ना वो पार्टिसिपेट करेंगे बढ़ चढ़ के। अगर कुछ ही लोग, पर्टिकुलर लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या हाल हो जाएगा, वो कोई भी चीज़ हो, अगर सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना इक्वली, तो वो चीज़ वहीं के वहीं उसका जो एग्जिस्टेंस है ना वो वहीं डाउन होने लगेगा। अब आप बॉलीवुड को ही देख लो, क्या हुआ बॉलीवुड में बाहर के लोगों को चांसेस नहीं मिला, ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आज देख लो उनका रिवेन्यू कितना कम हो गया है ना, कुछ ही लोग, पर्टिकुलर फैमिली के लोग ही उसको चलाते रहे। इसलिए पार्टिसिपेशन ना पीपल का बहुत ज़रूरी है। तो डेमोक्रेसी में किस किस तरीके से क्या क्या
वेज हैं जिनसे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक डेमोक्रेसी में। तो पहला तो आता है हम इलेक्शन लड़ें, ठीक है, हम खुद खड़े हुए। अब आप एक बार बताओ, एक पुअर लोग हैं, ठीक है, अब जैसे मान लो इस सोसाइटी को ही देख लो। अब सपोज यहाँ पे जो म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन होगी, वैसे तो मैं समझ सकता हूँ, देखो म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन कहूँ या काउंसिल कहूँ, है ना, बात तो यहाँ पर एक ही है, म्यूनिसिपैलिटी। कैसे है बात एक, अब अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लो भाई, 6th क्लास के मैंने पूरा क्लियरली समझाया था लोकल लेवल पे जब हमने बात करी थी, है ना। तो अब देखो, जैसे म्यूनिसिपैलिटी है, अब यहाँ पर एक होगा टॉप पर, अब यहाँ पे इलेक्शंस हुए वार्ड काउंसिलर्स के, है ना, वार्ड मैंने बताया था आपको कि हम विलेज लेवल पे, रूरल पे हम कहते हैं वार्ड मेंबर्स, और अर्बन में कहते हैं वार्ड काउंसिलर्स। तो वार्ड काउंसिलर्स भी तो इलेक्शन लड़के आए। अब एक बार बताओ, जब सारे वार्ड काउंसिलर्स इधर से आएंगे तो वो इधर वालों का भला क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। वो इधर वालों का भला होगा कैसे? अब मुझे कोई बताओ, इधर वालों का भला कौन करेगा और कैसे होएगा? कोई नहीं करेगा। कोई क्यों करेगा? तो इधर वालों को ना इलेक्शन लड़ना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है, उनको पार्टिसिपेट करना होगा डेमोक्रेसी में, इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब जब पुअर लोकेलिटी के कैंडिडेट्स खड़े होंगे और पावर में आएंगे और पुअर लोकेलिटी के लोग उनको ना वोट देंगे, और फिर वो अगर पावर में आते हैं तभी तो वो अपने यहाँ पर बदलाव लाएंगे, तभी तो वो इक्वालिटी क्रिएट करेंगे। जब 4 लोग रिच साइड के होंगे और 4 लोग पुअर साइड के होंगे पावर में, जब वार्ड मेंबर्स 4-4 ये बनेंगे, तभी तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट होगी और तभी तो इक्वालिटी आएगी। जब ये कहेंगे हमें दो 5 रुपए, ये कहेंगे हमें दो 5 रुपए, है ना। अब समझो बात को। तो डेमोक्रेसी को सरवाइव कराने के लिए ना पीपल्स पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। और पहला तरीका उसमें यही आता है, इलेक्शन। दूसरा तरीका क्या है, जो मैं स्टोरी के थ्रू बताया है, वोटिंग, ठीक है। दूसरा तरीका है वोटिंग देना। अब देखो, मैंने आपको बताया कि एक टाइम पर सोसाइटी का हाल ये था कि वहां पर जैसे मान लो विमेंस को वोट नहीं दिया जा रहा, तो क्या होगा? मेंस वोट देंगे, है ना, विमेंस वोट ही नहीं देने की है। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि जो विमेंस है ना, उनकी प्रॉब्लम्स को कोई समझने वाला पावर में ही नहीं होगा। और अगर कोई समझ रहा भी है ना, तो उनके लिए काम क्यों करेगा वो? क्योंकि उसको पता है 5 साल बाद किसे जवाब देना है, मेंस को जवाब देना है। तो वो जो रिसोर्सेज हैं, वो जो टाइम है जो वो विमेंस के लिए लगाएगा, इससे अच्छा वो मेंस के लिए ना लगाए, है ना। कोई भी कैंडिडेट हो, कोई पावर में हो, अब कोई मान लो प्राइम मिनिस्टर है किसी देश का, किस देश का? जहां पर विमेंस को वोटिंग राइट नहीं है, ऐसे देश का प्राइम मिनिस्टर अगर बनता है कोई, तो वो तो मेंस के लिए काम करेगा। यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और यहां पर जो डेमोक्रेसी है, जिसका की हमने बात करी अभी की एलिमेंट की, है ना, तो की एलिमेंट क्या है? वो इक्वालिटी है। तो वो इक्वालिटी तो वहीं खत्म हो जाती है डेमोक्रेसी की। इसलिए पीपल्स पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या आता है? तीसरा पॉइंट आता है, और ये सब देखो मैं आपको 6th क्लास का पढ़ा रहा हूं, एक तरीके से ये देख लो, ठीक है। तीसरा तरीका क्या आता है? कम ऑन फास्ट, लाइव चैट में बताओ। और जो लोग देख भी रहे हैं ना, रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, जो लाइव चैट में मेरे साथ हैं, लाइव बैठे हैं, मैं बड़ा खुश हूं आपसे। बट अगर जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं ना, जो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड आ जाएगा ये, तो वो भी देख रहे हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है। मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ये, ठीक है। इसका आंसर मिलेगा आपको वीडियो के एंड में। नाउ वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे। तो होता क्या है, एक तरफ तो ये देखती है कि जब ये वोट देने गए, जब ये लाइन में खड़े हुए पूरी कतार में, तब इनको पता चला कि हमारे देश में ना डेमोक्रेसी बड़ी बढ़ चढ़ के है, और डेमोक्रेसी में जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी वो बड़ी दिखाई दे रही है कि ये लाइन में खड़े हैं सभी। उसके बाद ये क्या देखती है, घर आती है वापस, उसकी बेटी होती है बीमार। उसके बाद वो लोकेलिटी में देखती है गंदगी है। अब वो गंदगी शायद इसी किसी रीजन की वजह से आई होगी गंदगी, है ना। और ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शनल स्टोरी है। मैं अच्छा चलो आपको थोड़ा सा ना मैं दिखाई देता हूँ कि फ्रिक्शनल नहीं है, ये चीजें रियलिटी में हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एग्जिस्ट करता है हमारी मुंबई में। मुंबई माने यहां पर मैं बात कर रहा हूं धारावी की। अगर आप धारावी को देखो, तो धारावी एक बड़ी पुअर लोकेलिटी है, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम कहलाया जाता है धारावी। धारावी में कैसी प्रॉब्लम है? हम इनइक्वालिटी देखते हैं धारावी में। देखो इधर कितनी ज्यादा बस्ती है, दुनिया की सबसे बड़ी बस्ती है धारावी। पूरी में आप देख रहे हो, छोटी 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 दिखाई दे रही है। देखो ये बस्ती है, गलियां तक नहीं है इनमें, इनमें लिटरली इनमें गलियां तक नहीं है। और आप इधर देखो दूसरी साइड, यहाँ पे ये रिच लोग रहते हैं। यही ये वही जगह है जहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं, बॉलीवुड के, टीवी सीरियल्स के। ये वो लोकेलिटी है, और ये लोकेलिटी है जहाँ पे वो गरीब लोग रहते हैं। और इनके बीच में बाउंड्री क्या है?
ये रोड, ये जो आप देख रहे हैं ना रोड, ये रेड कलर से मैंने इसको लाइन किया है, ये रोड यहाँ पर इनकी बाउंड्री है। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है ना, ये वही है। और ये जो लोकेलिटी है, जो गंदी लोकेलिटी है ना, ये ऐसी सी कोई लोकेलिटी है जहां पर साफ सफाई नहीं होती है। साफ सफाई होती है रिच सोसाइटीज में, रिच सोसाइटीज। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी इज मस्ट, इज वेरी वेरी मच मस्ट, है ना। अभी देखो, एक कॉन्सेप्ट और है हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का। ये क्या है ना, लाइव चैट में बताओ ये क्या है। हाँ चलो बता भी दिया, इतने मैंने बोला, ठीक है। मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये क्या होता है। इसमें कंडीशन है कि अगर आप 18 साल से ऊपर के हो और आप उस पर्टिकुलर जगह के सिटीजन हो, वहाँ के नेटिव हो, तो आपके पास वोटिंग राइट होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ RRCPS, है ना। RRCPS, RRCPS ये वर्ड क्या है, फुल फॉर्म क्या है तो बताता हूँ। बट ये आया कहाँ से है, ये आया है आर्टिकल 15 से। आर्टिकल 15 पूरे आयुष्मान खुराना ने तो पूरी मूवी बना रखी है। आर्टिकल 15 क्या है ये, रेस, ठीक है, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स। तो ये क्या है, ये हमारे आर्टिकल 15 में है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ RRCPS इज प्रोहिबिटेड। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या कहता है कि अगर आप 18 साल से ऊपर के हो और आप उस पर्टिकुलर जगह के, उस पर्टिकुलर नेशन के, कंट्री के, स्टेट के या कोई भी लोकेलिटी के अगर सिटीजन हो और वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो आपको वोटिंग राइट पूरी पूरी तरीके से दिया जाएगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट RRCPS के। तो वो कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से है था यहाँ पे, है ना। बट एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ नहीं था, वो क्या था, वो ये था कि जब वो उनके यहाँ काम करती है तो वो एडवांस मांगती है कि मैम साहब एडवांस दे दो, बेटी की तबीयत खराब है। तो वो उसको एडवांस देती है और कहती है कि भैया इसकी आदत मत डाल लेना, आज दे रही हूँ। किसके यहाँ पे काम करती है, जैन साहब के यहाँ, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, है ना। और बाद में अपनी बेटी को दिखाने लेके जाती है और यहाँ पर फिर लाइन में खड़ी होती है। तो यहाँ पे आयरनी आई है, जिस आयरनी की मैं बात कर रहा था ना, वो आयरनी यहाँ पे है कि एक टाइम पर वोट देने के टाइम पर तो कौन लाइन में थे, पुअर भी, है ना, प्लस रिच भी। वोट देने के टाइम पे ये सभी लाइंड अप थे। बट जब बात आती है और अदर फैसिलिटीज की, वोट तो देना इलेक्शन तक होता है, बट जो फैसिलिटीज होती है ना, वो इलेक्शन के बाद ही एक बंदा प्रोवाइड, मतलब जो भी रूलर है, जो पार्टी है, जो लीडर्स हैं, वो वोट्स के बाद ही प्रोवाइड कराते हैं। तो वोट तक तो बहुत बढ़िया, देखो रिच और पुअर सब लाइन में है, बट वोट्स के बाद क्या हो रहा है, वो फैसिलिटीज जो वोट में जीतने के बाद जो दावा करते हैं फैसिलिटीज देंगे, उसमें सिर्फ पुअर खड़े होते हैं। अगर रिच जो हैं, अगर जैन साहब जो हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर उनकी बेटी की तबीयत खराब होगी ना, तो तब उन्हें लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। यहीं पे इन्होंने बात करी है कि जैन मैडम एंड जैन साहब मे स्टैंड इन द लाइन फॉर वोट, बट दे नेवर हैव टू डू व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। ठीक है, जब उनके बच्चे बीमार होंगे तब उनको खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तो यहां पर सिर्फ पुअर लाइन अप होंगे। तो ये आयरनी दिखाई है कि एक लाइन में ही खड़े रहने में भी इक्वालिटी नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि यहां पर तो लाइन में खड़े हैं तो इसलिए इक्वालिटी है, नो, इट्स नॉट द ट्रुथ। और क्या इक्वालिटी सिर्फ वोट देने में आती है एक सोसाइटी में? अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी क्या है, यहां पे आता है कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया। वो इक्वालिटी है जो मैंने आपको ना एक स्टोरी में दिखाया ना, कि कूड़ा कचरा है, वो डस्टबिन ले लेना नहीं आता। मैंने आपको सारा दिखाया, धारावी की मैंने सिचुएशन दिखाई, वो गंदा नाला दिखाया धारावी का। ये भी तो आती है इनइक्वालिटी में। तो पहले जो पैराग्राफ है उसमें तो इसी के बारे में डिस्कशन किया है, इसी इनइक्वालिटी के बारे में इसमें डिस्कशन है। दूसरे पैराग्राफ बात करी है कास्ट सिस्टम की। अब हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, सिर्फ पॉइंट्स गिनवाने की बात थी। ठीक है, दूसरा दिया है कास्ट सिस्टम। तीसरा कास्ट सिस्टम पर बेस्ड ही एग्जांपल है, वो है दलित्स के बारे में। ठीक है, आपने डेफिनेटली देखो, दलित का जब नाम आता है तब BR अम्बेडकर साहब का नाम आ जाता है, बाबा साहेब का। एक और चीज़ आती है, अब मैं आपको एक बुक रिकमेंड भी करूंगा, जूठन। जब मैंने एनसीईआरटी इसको पढ़ा था ना आपसे 3-4 साल पहले, तब मैंने भी इसको फॉलो किया था बुक को, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ठीक है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित राइटर हैं, 2013 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये काफ़ी फेमस दलित राइटर थे। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जूठन, अब देखो जूठन नाम से आपको पता चल रहा होगा, जूठन, उतरन, है ना, ये जो नाम होते हैं। तो अब जो ओम प्रकाश सर की जूठन बुक है ना,
ऑटोबायोग्राफी जो है बेसिकली उनकी, उन्होंने इसमें बताया है कि उन्होंने कितनी इक्वालिटी फेस करी है। और वही सेम इक्वालिटी के बारे में बाबा साहेब ने भी बात किया था। क्या बताया उन्होंने इनइक्वालिटी के बारे में? उन्होंने बताया है कि जब वो स्कूल में थे ना, तो जो उनकी क्लास हुआ करती थी, यहाँ पर जिस टीचर पढ़ाता था, यहाँ स्टूडेंट्स बैठते थे, तो उनको जो गेट होता था ना, उसके बाहर चद्दर डाल के बैठना पड़ता था, नीचे दरी डालकर। वो अपने घर से ही दरी लाते थे, वो बाहर बैठते थे लिटरली। वो और बच्चों के साथ बैठना भी उनको अलाउ नहीं था इनइक्वालिटी की वजह से। इनफैक्ट जो पानी वो पीते थे ना, पियोन होता था, वो पानी ऊपर से पकड़ाता था उनको, लोटा लेकर ऊपर से, जिससे कि वो किसी चीज़ को टच ना करें। और वो पूरी की पूरी तरह डिपेंडेंट होते थे पानी पीने के लिए पियोन पर। और जिस दिन पियोन नहीं आता था ना, उस दिन उन्हें प्यासा रहना पड़ता था पूरे दिन। जब उनकी क्लास चल रही होती थी ना, तो जो उनका टीचर होता था, वो कई बार उनको, जैसे उनका हेडमास्टर है, तो वो उनका हेडमास्टर कई बार उनको उठाकर पूरे स्कूल में ना झाड़ू लगवाता था कि भाई यहाँ झाड़ू लगा दे, अभी उठ जा, बाद में पढ़ियो, झाड़ू लगा दे, काम वाला आया नहीं है। तो ये सिचुएशन थी उनकी स्कूल में, खुद के उनके स्कूल में उन झाड़ू लगाते थे अपने स्कूल में, पढ़ाई से उठा दिया जाता था उनको। तो अब देखो मैटर क्या है, मैटर ये है कि अनइक्वालिटी तो है, बट इसको सॉल्व करने के लिए क्या कभी कुछ करा है? हाँ, गवर्नमेंट ने ना, एक तो अब देखो गवर्नमेंट है और एक है लीडर्स। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, या एक तो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें इक्वालिटी को प्रमोट किया गया है, और दूसरा कुछ पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने अपनाई है ना, पॉलिसीज लाइक, अब देखो ये है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये क्या है, मिड डे मील है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये मिड डे मील की शुरू करी थी, आई थिंक तमिलनाडु में ये शुरुआत हुई थी मिड डे मील की, कहाँ हुई थी, फिर बाद में पूरे देश भर में हुई। तो मिड डे मील की जब शुरुआत हुई थी ना, तो उसमें क्या हुआ, उसमें मील्स बनाए गए और स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करे गए। अब उससे क्या क्या फ़र्क आया, देखो, एक तो छोटी जाति के लोग मील बनाते थे, है ना, ऑब्वियसली ऊंची जाति के तो बनाते नहीं थे, उनको तो लगता था कि हम ये क्यों काम करें। तो खाना जो होता था ना, वो डोमेस्टिक वर्कर्स बनाती थी, है ना, जो कि छोटी जाति की होती थी। अब वहाँ पे सभी जाति के बच्चे स्कूल में मिड डे मील खाते थे। और सबसे बढ़िया बात ये थी कि सेम खाना सभी कास्ट के बच्चे खाते थे, और यही बात उनके पेरेंट्स को पता चलती थी, है ना। और जब ये बच्चे बड़े हुए, उसके बाद उनके दिमाग पे क्या असर हुआ, तो देखो, आप ये चीज़ देखो, जब ये बच्चे छोटे थे, तभी से इनको सभी के साथ खाना खिलाया गया, सभी कास्ट के लोगों के साथ, तो इनके लिए नॉर्मल हो गया, है ना, कितना नॉर्मल हो गया इनके लिए। और जब इनके पेरेंट्स ने देखा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं नॉर्मल किया अपने बच्चों को। अब देखो, अभी एक पेरेंट है जिसने अपने बच्चों को कभी भी छोटी जाति के लोगों से ना मिलने नहीं दिया। अब रिसेंटली होता क्या है, वो बच्चा जब वो 18-19 साल का होता है, तो वो छोटी जाति का कोई अपना फ्रेंड बना लेता है और उसके घर पे खाना खाने जाता है, तो क्या पेरेंट्स अलाउ करेंगे? वो देखो, उनको तो लगेगा ना कि यार ये तो छोटी जाति का है, हम क्यों से भेजें, उनको वहाँ लगेगा। तो अगर हम बच्चे को शुरू से ही, जब वो बहुत छोटा है, तब से ही सबके साथ बैठ के खिलाएं, इक्वालिटी से खिलाएं, तो वहाँ पर अच्छा ये होगा कि पेरेंट्स जब वो बड़ा होगा और खुद से जाना चाहेगा, एक तो तब पेरेंट्स मना नहीं करेंगे। और अगर उसको खुद से भी लगेगा ना कि नहीं खाऊं, तो वो खुद भी सोचेगा क्यों ना खाऊं, बचपन में तो खाया है, उसके लिए वो नॉर्मल हो जाएगा काफ़ी। और ये चीज़ देखी जाती है, कई बार पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, वो जो हम जिसको कहते हैं लोअर क्लास, है ना, उन लोगों के साथ, हालांकि कोई लोअर क्लास होता नहीं है, बट जिनको लोगों ने माइंडसेट बना लिया है, एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दिया है कि ये तो लोअर क्लास है ना, उन लोगों को, उन लोगों के यहाँ जाकर कई बार पॉलिटिशियंस खाना खाते हैं बैठकर, है ना। क्यों करते हैं? अभी रिसेंटली अरविंद केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवर के घर क्यों गए वो, है ना, उसकी ऑटो रिक्शा में बैठकर उस ऑटो ड्राइवर के घर भी गए, है ना, और वहां खाना भी खाया, बाद में उसको गिफ्ट भी दिया। तो ऐसा क्यों किया? जिससे कि लोगों को पता चले कि अगर यार सीएम जा सकता है तो हम में क्या प्रॉब्लम है। और ऐसे ही हुआ था एक डीएम के साथ, ठीक है। अब वो कौन सी जगह का डीएम था, ये मुझे अभी रिसेंटली याद नहीं है ना, राइट नाउ अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये डीएम के हुआ था, जब एक स्कूल में एक जो फीमेल थी जो खाना बनाया करती थी ना, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो वो विडो हो गई थी। और उसके बाद होता क्या है कि वहाँ पे सभी उसको उनको ना जॉब से निकाल दिया था, उनको फायर कर दिया था जॉब से कि भाई ये हमारे बच्चों को खाना खिलाएगी तो कितना गलत होएगा। तो फिर डीएम साहब खुद उस फीमेल के घर गए, उस लेडी के घर गए, और वहां पर जाकर उन्होंने वो उनके हाथ का बना खाना खाया। और जब ये वाली बात सब जगह फैली ना, तब लोग थोड़ा सा नॉर्मल हुए। आप समझ रहे हो? तब थोड़ा लोग नॉर्मल हुए, उनको उनकी जॉब वापस करी, और फिर उनकी लाइफ नॉर्मल हुई। तो ये लोगों के माइंडसेट पर कितना बड़ा इस चीज का असर पड़ा,
कि यार जब एक डीएम, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक आईएएस ऑफिसर कर सकता है, खा सकता है उनके खाने को, और खा के उसको कुछ दिक्कत नहीं हो रही, तो फिर हमें क्या दिक्कत है? तो ये तो गलत है ना, ये तो गलत माइंडसेट है। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह निकालती रहती हैं ऐसी जिसके थ्रू इक्वालिटी आए। और रही बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके ऊपर है, कुछ प्रोविजंस हैं, 3-4 प्रोविजंस हमारी बुक में मेंशन भी करे हैं। जैसे फर्स्टली एक बात लिखी है, देखो 3-4 कॉन्स्टिट्यूशन के 4 में के बारे में बताऊंगा। पहला तो यही है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। तो हर कोई, हर किसी के पास इक्वालिटी है, हर कोई इक्वल ट्रीट करा जाएगा। किसी भी कानून, कोई भी कानून ना, ये नहीं, ऐसा आ नहीं सकता बिफोर द लॉ, कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो अनइक्वली ट्रीट करे किसी को भी, ठीक है। और दूसरी चीज ये होगी, देखो पहली यही कि भाई चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे कांता हो, सबके लिए कानून बराबर होगा। और इन फ्यूचर भी अगर हम यहाँ बात लिख रहे हैं ना, आपको बिफोर द लॉ क्या है, ये कानून से बढ़कर, मतलब अगर कोई इन फ्यूचर कोई भी ऐसा लॉ आता है ना जो इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है, तो वो गलत वाली बात है। वहां पर हम उसको फॉलो ही नहीं करेंगे, उसको मानेंगे ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। तो इक्वालिटी इज बिफोर द लॉ। सेकंड, सेकंड की वही देखो, फिर से वही बात करिए सेकंड की, यहां आती है सेकंड, क्या है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ आरआरसीपीएस इज, देखो वही आरआरसीपीएस, आरआरसीपी, और फीमेल और मेल माने सेक्स, तो इनके बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होगा वो प्रोहिबिटेड होगा, वो दंडनीय होगा, है ना। अच्छा तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, है ना, वहां पर सबको अलाउ किया जाएगा। वहां पर चाहे प्लेग्राउंड्स हो, होटल्स हो, शॉप्स हो, मार्केट हो, ये तो यही लिखा है। इसके अलावा टेम्पल्स, अब बाबा साहेब की स्टोरी में तो ये भी है ना कि उनको टेम्पल्स में जाना अलाउ नहीं था, है ना। स्कूल्स, अब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जूठन में भी लिखा है कि उनको स्कूल में क्लासरूम में बैठना अलाउ नहीं था, और यही चीज़ बाबा साहेब के साथ भी थी। तो ये चीज़ें क्यों हुई थी, ये इनइक्वालिटी की वजह से हुई थी। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप्स एंड मार्केट्स। उनको कोई किसी भी चीज़ के लिए रोक नहीं सकता, चाहे ना ही रोड पे चलने के लिए कि ये पर्टिकुलर रोड रिच की है, ये पर्टिकुलर पुअर की है, जो होता है और काफ़ी टाइम तक होता रहा। मैं अगर बात करूँ 1960s में भी ये चीज़ हुई है साउथ अफ्रीका में, वहाँ तक होती थी कि वाइट्स के लिए है ये रोड ब्लैक्स के लिए नहीं है, इस तरीके से। और बाथिंग इन घाट्स वगैरह ये सब के लिए अलाउ था। और जो चौथा पॉइंट है वो है अनटचेबिलिटी पर, है ना, कि कोई अनटचेबिलिटी, किसी भी तरीके की अनटचेबिलिटी हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। अच्छा इसी के साथ साथ ना मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या आप लोगों को सिविल राइट मूवमेंट्स के बारे में पता है? सिविल राइट मूवमेंट्स जल्दी से बताओ। नहीं पता तो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है। सिविल राइट मूवमेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था उसके बारे में पता करना है, और हु इज रोजा पार्क, ठीक है, रोजा पार्क कौन थी इसके बारे में पता करना है आपको। ये आपके लिए होमवर्क है। सो आज के लिए काफ़ी है इतना। और अगर आपको नहीं पता, आपको कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना, मत लिखना, आपको ग्रुप में नहीं बताना, मत बताना, बट एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना, और खुद से पढ़ोगे ना, काफ़ी बड़ी आई ओपनिंग स्टोरी है ये। यूट्यूब पर इसके ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं। भाई रोजा पार्क क्या रेवोल्यूशन लाई थी ये, क्या करा था इन्होंने, बहुत बढ़िया और एक आई ओपनिंग स्टोरी है। और मैं ये मानता हूँ, मैंने एनसीईआरटी बहुत पढ़ी है अब तक की, एक बेस्ट एग्जाम्पल, एक बेस्ट स्टोरी एनसीईआरटी ने लिख के दी है रोजा पार्क की, ठीक है। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा रोजा पार्क की स्टोरी और सिविल राइट मूवमेंट 1964 का यूएस में जो हुआ था उसके बारे में ज़रूर पढ़ना, ज़रूर पढ़ना। और वीडियो को एंड करने से पहले एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि हमारे चैनल स्टडी आइकन एजुकेशंस को सब्सक्राइब करना, है ना। और हमारा जो ग्रुप है यूपीएससी डिस्कशन, उसको ज्वाइन कर लेना, पीयर ग्रुप क्रिएट करना अपना। और हमारा चैनल, अब आप देखो आपकी मर्जी है, चाहे इसको ज्वाइन कर लो चाहे इसको ज्वाइन कर लो। हमारा चैनल है स्टडी आइकन एजुकेशन, एंड में जेड लग रहा है मत भूलना, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लो। आज की क्लास के नोट्स, ठीक है, बुक की पीडीएफ और जो भी अदर रिलेटेड चीज़ें होंगी, हैंड रिटन नोट्स मेरे, वो सब मैं इसी में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, चैनल पर भी और ग्रुप पर भी, दोनों में। और रही बात हमारे यूट्यूब चैनल की, तो उसमें मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, 7th क्लास के लिए बना दी है मैंने, है ना, 6th क्लास के लिए ऑलरेडी बनी हुई है, सब्जेक्ट वाइज अभी चल रही है पॉलिटी की। इसके बाद हम 8th क्लास की पॉलिटी करेंगे, देन 9th 10th 11th 12th, ये सारी हम पॉलिटी करेंगे, एंड देन फिर हम आएंगे हिस्ट्री पर, ठीक है। तो मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है,
उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। 35 मिनट्स का लेक्चर हो गया है ये, उसके लिए सॉरी। तो आज के लिए काफ़ी है ये। शुभ गोयल साइनिंग ऑफ।